आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा टॉपिक जो है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बच्चों को लगता है कि ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस भी समझाऊंगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर पहुंचने से पहले उसके अंदर कुछ रोचक चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट छिपा है, तब जाके हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तक पहुंचेंगे। तो हम उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए बचपन से लेकर आज तक हम भाग देते चले आए, लेकिन उस भाग में ही कुछ रोचक बातें छिपी होती हैं जिसे हमने कभी केयर नहीं किया, लेकिन आज उन्हीं बातों को हमें केयर करना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 35 और मैं इसे 4 से भाग देना चाहता हूँ। कितना होगा, कितनी बार में जाएगा? 4/32, 4 9 36, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 8 बार में ले जाएंगे। 4/32 उसके बाद से क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। ये चीज़ें आप लोग जानते होंगे, है ना, भाग देना तो बहुत बचपन में सीख गए होंगे। 4 कितना हो गया 32, और 35 में से 32 को घटा लेंगे, 3 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, यहीं से हम धीरे धीरे करके हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तक पहुँचने वाले हैं। अब देखिए, ये जो संख्या बीच में होती है, इस बीच वाली संख्या का नाम क्या होता है बाबू? इस बीच वाली संख्या का नाम होता है भाज्य। क्या नाम होता है? भाज्य। इसको इंग्लिश में डिविडेंड बोला जाता है, DIVIDEND, इंग्लिश में इसे डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है, और ये जो बाहर जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसका नाम क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। भाजक, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्राप्त होता है वो हमारा प्राप्त होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, इसको कोसेंट बोलते हैं। और जो नीचे ये जो 3 बचा है यह क्या है? शेषफल। मैं लिखा भी हूँ, तो यहाँ जो बचता है उसे कहते हैं हम शेषफल, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं। आपको लगता होगा क्या छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल नहीं, यहीं से हम पहुंचने वाले हैं। देखिए ध्यान दीजिए, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ये चीजें आप बचपन में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे 4 क्या है? भाजक है। 3 क्या है? शेषफल है। 35 क्या है? हमारा भाज्य है। और 8 क्या है? भागफल। आप ये भी जानते हैं कि अगर इस भाजक का गुणा इस भागफल में कराकर और इस शेषफल को जोड़ लिया जाए तो ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। और एक फार्मूला पहले पढ़ा करते थे, भाज्य बराबर क्या? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला हम पढ़ा करते थे कि भाज्य यानी कि बीच वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए आप क्या कीजिए, इस भाजक का गुणा भागफल में कर लीजिए और शेषफल को जोड़ दीजिए तो हमारा भाज्य मिल जाएगा। जैसे 4 का गुणा 8 में कराएंगे, 4 कितना हो गया? 32, और इसको शेषफल को जोड़ लेंगे, 32 दिन कितना हो गया? 35, यानी कि बीच वाली संख्या मिल गई। तो आप चाहे लाखों एग्जाम्पल लेकर देख लें, हर बार यही होता है, जब भी आप भाजक का गुणा भागफल में कराकर शेषफल को जोड़ते हैं तो हमारा बीच वाला भाज्य मिल जाता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। इससे हटके कुछ और बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रैंडम संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है और मैं इसे 2 से भाग कराता हूँ। 2 दूना कितना हो गया? 4। ठीक है, हमारा यहाँ शेषफल कितना आया? 0। शेषफल कितना आया? 0। आगे बढ़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, शेषफल कितना आया? 1। फिर से आगे बढ़ते हैं, 6 लेते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 तिहाई कितना हो गया? 6, शेषफल कितना आया? 0। फिर से एक और संख्या लेते हैं, 8 या 7 ले लेते हैं, 2 से भाग, 2 तिहाई 6, शेषफल कितना आया? 1। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, किसी भी संख्या में जब हम 2 से भाग करा रहे हैं ना, तो शेषफल या तो 0 आ रहा है या तो 1, या तो 0 या तो 1। 0 और 1 के अलावा कोई भी शेषफल नहीं हो सकता है। जब भी आप 2 से भाग कराएंगे, जब भी आपका भाजक कितना होगा? 2। भाजक की जगह पे ही तो 2 है। जब भी आपका भाजक 2 होगा तो आपका शेषफल हमेशा जो शेष बचेगा वह या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, ना तो 2 बच सकता है ना तो 3। यानी कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वो शेषफल कभी नहीं बच सकता, ना कि उससे ज्यादा बच सकता है। उससे कम बचेगा 0 या 0 से अधिक। ठीक है,
कोई और संख्या लेते हैं, 3 से भाग कराते हैं। मान लीजिए एक संख्या 6 है, 3 से भाग कराते हैं, 3 दूना कितना हुआ 6, शेषफल कितना बचा 0। 7 लेते हैं, 3 से भाग कराते हैं, 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा 1। 8 लेते हैं, 3 से भाग कराते हैं, 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा 2। 9 लेते हैं, 3 से भाग कराते हैं, 3 त्रिकी 9, शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना आया 0। 10 लेते हैं, 3 से भाग कराते हैं, 3 त्रिकी 9, शेषफल कितना आया 1। ऐसे करके जब आप संख्याएं लेंगे तो आपको इसमें भी कुछ पैटर्न नजर आ रहे होंगे। वो पैटर्न है कि जब भी हम किसी संख्या में 3 से भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 या तो 1 या तो 2, 0 1 2, 0 1 2, इस तरह की संख्याएं आपको मिलेगी शेषफल में। तो जब भी आपका भाजक 3 होगा तो शेषफल या तो 0 या तो 1 या तो 2। 3 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 3 नहीं गिर सकता है, ना तो 3 से अधिक हो सकता है। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि कोई संख्या है और उसमें 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से, कितना से 4 से, जैसे देख लीजिए 8 ले लेते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 0 शेष बचेगा। 9 ले लेते हैं, 4 से भाग दे देंगे, 4 दूना 8, कितना शेष बचेगा 1 बचेगा। 10 ले लेते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8, शेषफल कितना बचेगा 2। 11 ले लेते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8, शेषफल कितना बचेगा 3। 12 ले लेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, शेषफल कितना बचेगा 0। तो आपने क्या देखा, जब 4 से भाग कर आया तो या तो शेषफल 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, फिर से 0 आ गया। यानी कि 3 से अधिक शेषफल नहीं गिर सकता। चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लें और 4 से डिवाइड कराएंगे तो हर बार शेषफल जो है 4 से कम ही गिरेगा। यानी कि जब भी मेरा भाजक 4 होगा तब हमारा शेषफल या तो 0 या तो 2 1 या तो 2 या तो 3 हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भाजक से ज्यादा शेषफल या भाजक के बराबर शेषफल नहीं आ सकता। इस बात को आप समझिए। ये एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जब भी ये पैटर्न हमने कभी क्लियर नहीं किया कि जब भी हमने 2 से भाग दिया किसी संख्या में तो शेषफल या तो 0 या तो 1, लेकिन 3 से भाग कर रहे हैं तो 0 1 2, 4 से भाग कर रहे हैं तो 0 1 2 3, ठीक है। तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, भाजक को देख रहे हैं तो भाजक से कम ही शेषफल है, 0 और भाजक से कम तक ही शेषफल गिर सकता है। भाजक के बराबर शेषफल नहीं आ सकता, भाजक से बड़ा शेषफल नहीं आ सकता किसी भी संख्या में भाग देना, ठीक है। तो ये हमें पैटर्न। अब मैं आपको रैंडम कोई संख्या दे दूं, कह दूं कोई संख्या है जिसमें 12 से भाग दिया जा रहा है, तो आप बताइए कि 12 से भाग देने पे शेषफल क्या रहा होगा। तो आप कहेंगे सर 0 शेषफल गिर सकता है, 2 गिर सकता है, 1 3 4 5, कहां तक 11 तक शेषफल गिर सकता है, 12 शेषफल नहीं गिर सकता। ये आपको पैटर्न में नजर आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बातें क्यों बता रहा हूं, हम चाहते हैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी हम भाजक किसी भी भाजक से किसी भाज्य में भाग देते हैं तो शेषफल भाजक के ना तो बराबर हो सकता है और ना ही उससे बड़ी हो सकती है, उससे छोटा ही रहेगा, 0 और भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। मैं कुछ वक्त के लिए इस भाज्य को, ये जो बीच में लिखा है भाज्य, इस भाज्य को मैं ए से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। किससे? ए से। एक नंबर ले लिया ए, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा। और भाजक, भाज्य को मैंने किससे लिख लिया? ए से, और भाजक को मैं बी से लिखना चाहता हूं, भाजक की जगह पे बी। भागफल को क्यू से लिखना चाहता हूं, क्यू से कोसेंट भी होता है, और शेषफल रिमाइंडर इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ये क्या है हमारा? भाजक है बी, भाज्य ए है, और शेषफल भागफल क्यू है, और शेषफल कितना है? आर है। इस नियम को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इस भाज्य को प्राप्त करने के लिए, बीच वाली संख्या अर्थात ए को प्राप्त करने के लिए बी में क्यू से गुणा करा के अगर मैं आर को जोड़ दूं तो हमें ए प्राप्त हो जाएगा। ए प्राप्त करने के लिए बी का क्यू में गुणा करके आर को जोड़ दिया। कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है, सब वही चीजें हैं। मैंने भाज्य को क्या मान लिया? ए, भाजक को क्या मान लिया? बी, भागफल को क्यू, प्लस शेषफल को क्या मान लिया? आर। ऐसा फॉर्म मैंने दे दिया, एक फॉर्म तैयार किया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए भाजक है, बी भाज्य है, क्यू भागफल है, आर क्या है? शेषफल।
लेकिन हम जानते हैं जो आर शेषफल है बाबू, आर का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। जो हमारा शेषफल गिरेगा, हम भाग किससे दे रहे हैं, हम भाग b से दे रहे हैं, तो शेषफल हमेशा b से छोटा ही होगा। ये जो r है शेषफल वह b से छोटा होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। r जो है बड़ा है किससे, 0 से, या 0 के बराबर है, ग्रेटर देन या इक्वल, ये इसको बोलते हैं ग्रेटर देन या इक्वल। या तो बड़ा हो सकता है r 0 से, या तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होगा कि b के बराबर हो जाए या b से बड़ा हो जाए, b से हमेशा छोटा ही रहेगा। ये r b से तो छोटा है, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, ये कंडीशन अप्लाई होता है। आप इस चीज को देखें, ध्यान से समझें कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 बट लेस देन b, हमेशा b से छोटा होगा। b है क्या, b भाजक है, क्योंकि जिस संख्या से आप भाग दे रहे होते हैं शेषफल वो नहीं हो सकता, न तो उससे बड़ा हो सकता है, हमेशा शेषफल उससे छोटा ही होगा, या तो 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। इस बात को आप समझें। अब मैं यहां से मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो कहें तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अभी काम देगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा, अमृत हो आंसू के जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा, ख्वाब एक टूटा तो टूटा क्या हुआ है दिल। अब देखिए, जिस चीज का इंतजार था आपको ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो बिल्कुल आसान हो चुका है, क्योंकि वो हम समझ चुके हैं। वो पहले से चीजें जानते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, लेकिन उसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया कि लगता था कितना कठिन है। कठिन कुछ नहीं है बाबू। देखो क्या दे रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b। पूर्णांक क्या होते हैं बाबू, पूर्णांक हम आपको बताए हैं कि पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6, सर क्या होता है -1 -2 -3 -4, अनंत तक इधर भी अनंत तक इधर भी, ना माइनस इनफाइनाइट इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। और ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है क्लास 9 का एक वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर उस पूरे वीडियो को देख लेंगे। उस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव वाली संख्याएं क्या होती है, सबका मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा व्याख्या किया। आप जाकर उसे जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो देखिए ये पूर्णांक होता है, तो ये 0 के बाद वाले जो धन वाली संख्याएं होती है, इसको धनात्मक पूर्णांक क्या कहता है, क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और इधर धनात्मक पूर्णांक ये होता है, ठीक है। और ये जो होता है माइनस वाले, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और शून्य ना तो प्लस होता है ना तो माइनस, इसलिए इसका शून्य पूर्णांक नाम दिया गया। क्या है, शून्य पूर्णांक, इसको कहते हैं, शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, आप समझ रहे हैं, ए और बी, इस चीज को मैं बता चुका हूं क्या कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बीच में है और बी से इसमें क्या कर दिया जा रहा है, डिवीजन दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R प्राप्त होती हैं। पूर्ण संख्या क्या, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये पूर्ण संख्याओं का समूह होता है। तो कह रहा है कि Q और R ऐसी पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, Q, और यहाँ पे क्या होता है, R। ये Q और R की जगह पे कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। इस प्रकार से होती है कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर के, अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सिंपल सी बात है। और इसने क्या कहा कि शेषफल जो है वह भाजक से छोटा ही रहेगा, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा ही क्या होगा, भाजक से छोटा ही रहेगा। तो ये बात यूक्लिड
पहले दिया, इसलिए इसको नाम दे दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये चीजें हम बचपन से जानते हैं, लेकिन इसी को कितना घुमा फिरा के कहा गया है ना, बिल्कुल आसान हो गया। तो ये हमने पढ़ा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। बाबू अब एक बात आप सुनिए, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम किस लिए करें? प्रमेयिका है क्या? प्रमेयिका क्या है? ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इस चीज को हम जानते हैं, हाँ ये सत्य है, ये सत्य कथन है। इससे मैंने प्रूफ कर लिया है कि हाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ही होता है। इस चीज को मैंने लाखों एग्जाम्पल लिया और मैंने किया, मैंने देखा कि हाँ ये सत्य है, यह एक सत्य कथन है, पहले से सिद्ध किया जा चुका है यह कथन, और यह हमेशा के लिए क्या है? सत्य। इस चीज को मैं कहता हूं प्रमेयिका। लेकिन यही सिद्ध किए गए कथन को, इसका उपयोग जब कुछ और सिद्ध करने में उपयोग करेंगे ना, उस चीज को कहेंगे एल्गोरिथम। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, जैसे साइकिल का उपयोग आप किस लिए करते हैं? साइकिल का उपयोग कहीं आने जाने के लिए करते हैं। तो साइकिल आपका एक प्रोसेस है, ठीक है, आपका एक माध्यम है। तो ये भी एक माध्यम है, ठीक है, एक माध्यम है कहीं जाने के लिए, डेस्टिनेशन पे, ठीक है। इसके माध्यम से हम कुछ चीजों को निकालेंगे, इसका उपयोग बहुत सारे चीज़ों में करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? साइकिल तो हम जानते हैं कि साइकिल हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। लेकिन जब हम साइकिल उठाकर चढ़ेंगे और मुझे पास के चौराहे वाले पे जाना है, चौराहे पे जाना, अपने गांव के चौराहे पे, तो आप मुझे बताइए कि क्या आप कैसे भी चले जाएंगे? नहीं, उसके लिए कोई एक निश्चित मार्ग होगा कि आपका स्टेप क्या होगा, कि पहला स्टेप आपका कहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर से यहाँ मुड़ना है, यहाँ ऐसे करना है। तो जो आपका प्रोसेस है ना, जो सीक्वेंस है कि कैसे कैसे जाना है, उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कुछ है नहीं, एल्गोरिथम एक प्रोसेस है डेस्टिनेशन तक पहुँचने का। ये प्रमेयिका है, पहले से सिद्ध कराया जा चुका है। इस प्रमेयिका का उपयोग हम अन्य चीजों को सिद्ध करने में यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जिस स्टेप को फॉलो करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, जिस स्टेप का प्रयोग करेंगे हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उस स्टेप का नाम होगा एल्गोरिथम। बात समझ में आया? ये एक सिद्ध कराया हुआ कथन है, सीधा मतलब ये सिद्ध कराया हुआ कथन है। इसका उपयोग हम किसी चीज के लिए करेंगे, जैसे मोबाइल का उपयोग बात करने के लिए है, इसलिए इसका उपयोग कुछ है। लेकिन जिस डेस्टिनेशन तक हम पहुंचना चाहते हैं इसका उपयोग करके, तो उस डेस्टिनेशन में बहुत सारे चरण होंगे, चरण 1, चरण 2, चरण 3। हमें इसका यूज कैसे करना है, पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, उसको मैं एल्गोरिथम बोलूंगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे? विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये है, पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, और वह कौन सा प्रोसेस है? वह प्रोसेस है एल्गोरिथम दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए, मसो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग देखें, ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हमने क्या कहा? प्रमेयिका क्या था? एक सिद्ध किया हुआ कथन था। अब इसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं? एचसीएफ निकालने के लिए कर रहे हैं। और एचसीएफ निकालने के लिए जिस प्रोसेस का उपयोग कर रहे हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, वह क्या है? ए और बी, जहां ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। आप देखे होंगे यहाँ क्या था? ए बी क्यू, और यहाँ क्या था? आर, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है? ए बड़ा होता है ना, बी से भाग देते हैं, तो वही लिखा है ए और बी में क्या है? ए बड़ा है बी से, का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये जो प्रोसेस एल्गोरिथम, इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं हम? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे? कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। पहला चरण क्या है? ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर क्यू और आर का मान ज्ञात कीजिए। क्यू और आर ज्ञात कर लीजिए, यानी कि आप किसी संख्या में बी से भाग दीजिए भाजक से, और क्यू ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात कीजिए। ये पहला स्टेप है, जैसे सिंपल भाग दिया जाता है वो भाग दीजिए, ठीक है। भाग देने के बाद से अगर आपका शेषफल आर अगर 0 है, अगर कट जाता है, 0 आ जाता है, उस स्थिति में जो आपका भाजक बी होता है वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है, ठीक है। ये चीजें हम पहले से करते आए हुए हैं बाबू। अगर यह 0 हो गया तो यह क्या हो गया? हमारा एचसीएफ। लेकिन अगर यह आर का मान 0 नहीं है, यहाँ देखिए, यदि आर 0 है तो ए और बी का एचसीएफ बी होगा, भाजक ही आपका एचसीएफ हो जाएगा जिस बी से आप भाग दे रहे हैं। लेकिन यदि आर का मान 0 नहीं है, आर इज नॉट इक्वल टू 0 है,
तो पुनः बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन लगाइए, तब आप इस बी और आर पर यूक्लिड विभाजन आपको लगाना है। फिर से इस बी में आर से भाग देना पड़ेगा, इस बी को लाके यहाँ पे आप ऐसा करते हुए जीसीडी निकाले हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एचसीएफ, भाग विधि से मसो निकाले, वही चीजें हैं, स्टेप वाइज लगा रहे हैं, उसी का नाम दे दिया क्या, यूक्लिड विभाजन क्या एल्गोरिथम, है ना। तो आप r इज नॉट इक्वल टू 0 होने पे पुनः b और r के लिए यूक्लिड विभाजन लागू करेंगे, फिर से देखेंगे कहीं r 0 तो नहीं आ गया, अगर 0 आ गया तो उस समय आपका जो भाजक होगा, जो संख्या काट दी होगी वही संख्या क्या होगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और यह प्रोसेस कब तक अपनाना है, जब तक भागफल क्या ना हो जाए 0। इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक r का मान 0 ना हो जाए, इस स्थिति में भाजक ही वांछित एचसीएफ होगा। ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैं किनारे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हम चलते हैं अब चैप्टर की तरफ। बिना तुम्हारे कसम से एक पल रह ना पाऊं, चाह बहुत था कहना पर कुछ कह ना पाऊं, सबको है तेरा इंतजार चलो। देखिए प्रश्नावली का पहला सवाल कह रहा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम आपको, ध्यान से देखिएगा कैसे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, क्या कर रहा है कि 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे। हम जानते हैं कि बड़ी वाली संख्या हमेशा कहाँ रहती है, अंदर रहती है, और छोटी वाली संख्या से हम भाग देते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। पहला काम आप ये कीजिए कि भाग विधि से आप जैसे एचसीएफ निकालते हो वैसे निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए क्या है 225, ठीक है, ये क्या है ए है, और बी की जगह पे क्या है 135, आप भाग देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, पहला स्टेप आप इसमें भाग दीजिए। 135 दो बार में नहीं जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है। तो 135 से कम 135 हो जाएगा, घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, इतना शेषफल बच गया। कह रहा है कि अगर यहाँ r का मान 0 आ गया होता, अगर शेषफल r 0 होता तो हम 135 को एचसीएफ मान लेते, हमारा भाजक ही एचसीएफ हो जाता, ये एल्गोरिथम कहता है। अगर नहीं होता है तो आप फिर से क्या करें, 90 से भाग दें इस भाजक में 135 में, तो कितनी बार में जाएगा, 90 दूना 180, एक बार में जाएगा, 90 कम 90, तो यहाँ कितना बच जाएगा 45। अब फिर से देख रहे हैं, फिर से क्या 0 नहीं आया, हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से हम क्या करेंगे, इस भाजक में फिर से हम 90 में भाग देंगे, तो 45 गुना कितना हो जाएगा 90। अब कितना आ गया शेषफल हमारा 0, r का मान 0 आ गया। और जब r का मान 0 आ गया तो इसी स्थिति में हमारा भाजक क्या है 45, इसलिए 45 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 900 हो गया। आसान है। तो ये चीजें हम करते 900 निकालते चले आए, लेकिन इसको लिखना कैसे ये इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे 135 और 225 में कौन बड़ा है, तो 225 इज ग्रेटर देन 135, 225 बड़ा। तो 225 और 135 पे कौन सा प्रमेयिका लागू करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो कहेंगे 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पे, प्रमेयिका से, प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 बट लेस देन बी। ये हमारा प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इन दोनों संख्याओं पर इस प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं। एल्गोरिथम तो प्रोसेस कर ही रहे हैं, एल्गोरिथम का नाम अब नहीं आएगा, एल्गोरिथम के सवाल को लगा रहे हैं, प्रोसेस करते जा रहे हैं, वो प्रोसेस ही हमारा एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पे है कितना बाबू 225, तो हमने 225 लिख दिया, ये ए है या क्या है बी है, तो ए के जगह पर 225। लेकिन इस 225 को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी क्यू, ये क्यू है तो बी का क्यू में गुणा करेंगे, 135 का गुणा 1 में करेंगे और क्या जोड़ देंगे 90 को जोड़ देंगे तो हमारे 135। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ जो r की वैल्यू है वो कितना है 90 है, r इज नॉट इक्वल टू 0। जब r 0 नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे,
अब इस R पे और इस B पे देखिए, ये R वाला हो गया, ये B वाला आके क्या बन गया, A बन गया। अब इन दोनों पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। अब दूसरा स्टेप चलेंगे। अब क्या करेंगे, 135 को प्राप्त करने के लिए 90 का गुणा 1 में करके उसके बाद से कितना जोड़ देंगे, 45। दूसरा वाला स्टेप ये वाला उठा लेते हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहां भी R की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है। जब R 0 नहीं है तो एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब क्या, ये वाला भाग, ये वाला नीचे वाला, अब यहाँ R 0 नहीं था तो अब कहेंगे कि यहाँ 90 को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 का गुणा 2 में करके 0, तो 45 गुणे 2 प्लस 0, तो 45 गुणा 90, 0, 90 हो गया। अब देखिए 0 जो है ना, यहाँ R रिमाइंडर है, शेषफल है, और यहाँ जो है R का मान क्या आ गया, 0, R इक्वल टू 0। तो एल्गोरिथम तो यही कहता है ना कि अगर R की वैल्यू जहाँ 0 आ जाए वहीं पे छोड़ दो, वहीं पे सवाल लगाना छोड़ दो, खत्म हो गई कहानी। जहाँ R 0 आ गया, यहाँ R 0 है, और इस स्थिति में, जिस स्थिति में R का मान 0 आया है, उस स्थिति में हमारा जो भाजक होता है वह भाजक क्या है, भाजक 45 है, और यही भाजक हमारा HCF बन जाता है। क्योंकि भाजक 45 है इसलिए HCF भी क्या होगा, 45। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये प्रोसेस लगाने का। फिर से एक बात देखो, हम कहेंगे यूक्लिड, इन दोनों संख्याओं पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, A बराबर BQ प्लस R। तो A के जगह पे कितना रखेंगे, बड़ी वाली संख्या 225, और B से भाग देंगे, भाग देकर किनारे कहीं देख लेंगे और उठा के रखते रहेंगे। BQ तो 135 का 1 में गुणा करके 90 जोड़ देंगे। नहीं काम चला, R का मान 0 नहीं आया, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये 90 से किस में भाग देंगे, 135 में, तो 90 कम 90 45 कितना होता है, 135। फिर से ये दूसरा स्टेप, यहाँ भी R नहीं 0 है तो फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब 90 से 90 में भाग देंगे 45 से, 45 दूना 90, कट गया, 0 आ गया। अब 0 जिस स्थिति में शेषफल आया है उस स्थिति में मेरा भाजक क्या है, 45। यहाँ भाजक 45 है इसलिए HCF भी क्या हो जाएगा, 45। इसी मेथड से हम पूरे सवाल को लगाएंगे, सब स्टेप यही होगा। इस तरह आप सवाल को लगाएंगे, न कि इस तरह है यही, लेकिन एक प्रोसेस लगा रहे हैं, एक सिस्टम से सवाल को लगाना है तो ऐसे लगाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी पलकों की साएं में आकर दूसरा सवाल देखिए, इसका सॉल्यूशन 196 और 38 220 का हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, कहेंगे 38 220 इज ग्रेटर देन 196, यानी कि ये A मानेंगे, इसको B मानेंगे, B हमेशा छोटा होता है A से, ये बात समझते हैं आप, ठीक है। तो कहेंगे इन दोनों संख्याओं पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 38 220 और 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका लगाएंगे, एल्गोरिथम नहीं। एल्गोरिथम तो हम चल ही रहे हैं, एल्गोरिथम प्रोसेस है, बात बार बार समझा रहे, इस बात को कंफ्यूज मत हो। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, प्रोसेस है, जो लाइन से काम करते जा रहे हैं उस प्रोसेस का नाम ही एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या है, ग्रेटर R इक्वल देन 0 बट लेस जाए B, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करें, इस संख्या का ना कहीं किनारे भाग दे लें, इस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, गलत हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 38 220 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 196। एक बार में जाएगा 196, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 1 2 हो जाएगा। 9 बार में जाएगा, 9 6 54 को 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 को 6 हासिल 8, 9 1 कम 9 8 17। यहाँ पे घटाएंगे, 12 में से 8 गया, या 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, और ये कट जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 980 196 25 5 6 31 को 0 3 9 5 45 3 48 5 1 कम 5 4 9 कट गया, यानी कि 100 एक ही बार में कट गया, एक ही स्टेप में हो गया मेरा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे
कि ये जो बी है ना, ए है, तो ए का मान कितना है 38,220 को प्राप्त करने के लिए बी क्यू प्लस आर, बी क्यू, तो बी का जगह कितना है 196 और क्यू का मान कितना है 195, तो 196 गुणे 195 बी क्यू, और इसको जोड़ देते हैं शेषफल को प्लस आर, शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ आर बराबर कितना हो गया 0। इस स्थिति में क्या भाजक कितना है, इस स्थिति में भाजक बराबर हमारा कितना है, भाजक बी का मान कितना है 195, 195, हाँ बी क्यू बराबर बी क्यू 196, भाजक क्या है हमारा 196, भाजक 196 है। तो इस स्थिति में भाजक 196 है, तो भाजक ही जब आर 0 हो तो भाजक ही हमारा क्या होता है यस्यफ, तो यस्यफ हमारा कितना हो गया 196, यही हमारा क्या हो जाएगा भाजक ही यस्यफ हो जाता है कब, जब आर की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यह उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल लगाते हैं। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, देखिए तीसरा सवाल क्या है 867 और 255, ठीक। आप इसे पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले भाग दे ले किनारे, ताकि ये जल्दी जल्दी स्टेप हमारा हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 255, छोटी वाली संख्या बाहर बी, और अंदर वाली संख्या क्या है ए, 867 कितनी बार में भाग जाएगा 2 चौको 8, 55 चौको, तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में नहीं 3 बार में ले जाते हैं, 3 बार में ले जाएंगे कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 को 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 16 को 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 हासिल 1 7। अब घटा लेंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। अब हमारा शेषफल बच गया ना, आर की वैल्यू कितना है 102, आर की वैल्यू 0 नहीं है, तो जब आर की वैल्यू 0 नहीं है तो इसे मैं क्या यस्यफ बोल सकता हूँ, नहीं यस्यफ नहीं बोल सकते। तब सर क्या करना पड़ेगा, तब एक स्टेप आगे ये बढ़ना है कि अब ये आर और बी पे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस आर को क्या बना लेंगे, अब इस समय यह आर भाजक बन चुका है और ये क्या बन जाएगा भाज्य 255, फिर से अब इसमें भाग देते हैं, ठीक है, भाग देते हैं, कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो 102 का 2 गुना कितना होता है 204, ठीक है, भाग दे लेंगे, 5 में 4 गया 1, और यहाँ कितना बच जाएगा 5, 51 होगा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे 51 में फिर से अब 102 से भाग देंगे, 51 से 102 में भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि शेषफल हमारा कितना आ गया था 51, ठीक है ना। हमें शेषफल को कितना लाना है 0, ये प्रोसेस कब तक करते रहना है जब तक 0 ना आ जाए। तो 51 एकदम कितना हो जाएगा, नहीं 2 बार में चला जाएगा, 51 दूना 102, 50 दूना 100 और 1 2 2, ठीक है, तो ये कट पिट जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो जिस स्थिति में शेषफल 0 आया है उस स्थिति में भाजक कितना था 51, यही भाजक 51 हमारा क्या हो जाएगा यस्यफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पहले तो दिखाना पड़ेगा 867 इज ग्रेटर देन 255। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इतना कहेंगे, क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कंडीशन लिख देते हैं कि आर इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 बट लेस देन बी, ये हो गया। ए की वैल्यू कितना है 867 बराबर बी क्यू, तो 255 का 3 में गुणा कर देंगे और कितना जोड़ देंगे 102 शेषफल को, तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है हमें 255 को प्राप्त करने के लिए क्या करना है 102 में 2 से गुणा करके 51 जोड़ देंगे, तो 102 में 2 से गुणा करके और 51 को जोड़ देंगे। क्या यहाँ भी आर की वैल्यू 0 है, नहीं, यहाँ भी आर की वैल्यू 0 नहीं है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। अब क्या 102 मिला हमारे ए के जगह पे, तो ए के जगह पे 102 को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया 51 में 2 से गुणा करेंगे, 51 दूना 102 हो ही गया, प्लस शेषफल कितना है 0, यहाँ आर की वैल्यू क्या हो गया 0।
अब कहेंगे इस स्थिति में, ये जो स्थिति तीसरी थी हमारी, इस स्थिति में r बराबर, इस स्थिति में शेषफल कितना है, शेषफल r की वैल्यू कितना है, 0 आ गया। तो जिस स्थिति में शेषफल 0 हो उस स्थिति में भाजक ढूंढते हैं, भाजक कितना है। उस स्थिति में भाजक हमारा कितना था, 51 था, यही भाजक हमारा एचसीएफ बन जाएगा। अतः एचसीएफ बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 900 बराबर 51 आंसर। बोलो, स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ रहा सब कुछ। अगर आप दूसरा सवाल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिलते जाएंगे आपको, ठीक है। डेली आपको 1-2 वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। और यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के पास, हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, 9th वाले बच्चे हैं,